डाइसैकेराइड। देखो डाई का मतलब कितना होता है, दो। तो परिभाषा क्या होगी, देखो ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके जल अपघटन ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। तीन होगी तो क्या कहेंगे, ट्राइसैकेराइड। चार होगी तो टेट्रा, और 2 से 10 वाले को क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। तो लिखो डाइसैकेराइड की परिभाषा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर जिनके जल अपघटन पर दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज लिख दी, और पहली हेडिंग डालना सुक्रोज। पहली हेडिंग डालना सुक्रोज। हाँ, 1 मिनट देखो इधर। सुक्रोज की बात करें तो पहली बात है, ये एक डाइसैकेराइड है। क्या है भैया, डाइसैकेराइड। दूसरा, इसका अणुसूत्र आप सबको पता है, अणुसूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11। नेक्स्ट, इसी को सुगर केन सुगर या इन्वर्ट सुगर भी कहते हैं, या तो सुगर केन सुगर या क्या कहा जाता है, इन्वर्ट सुगर। लिखो जल्दी से, फिर अपन संरचना में आएंगे इसकी। देखो संरचना में बात कर रहा हूं। सुक्रोज का अणुसूत्र क्या होता है भैया, C12H22O11, यही होता है सुक्रोज का। इसका जल अपघटन किया जाता है अम्लीय माध्यम। एक एंजाइम होता है सुक्रेज, या इसी को कहा जाता है इन्वर्टेज। या तो सुक्रेज कह दो या क्या कह दो भैया, इन्वर्टेज। आपको पता है सुक्रोज से क्या क्या प्राप्त होता है, शुक्र की क्या प्राप्त हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक तो है आपके पास में ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। आज तक अपन यही पढ़ रहे हैं कि सर शुक्र है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, याद रखने। अब कौन सा ग्लूकोज बनेगा और कौन सा फ्रक्टोज बनेगा ये भी तो देखना है, क्योंकि मेरे पास में अब ग्लूकोज 2 प्रकार का है, अल्फा डी भी है और बीटा डी। फ्रक्टोज भी 2 प्रकार का है, अल्फा डी और बीटा डी। तो यहां पर प्राप्त होता है अल्फा डी माइनस ग्लूकोज, और यहां पर प्राप्त होता है बीटा डी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज
और यहां पर प्राप्त होता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अर्थात सुक्रोज का जल अपघटन पर अल्फा डी ग्लूकोज और क्या प्राप्त होता है, बीटा डी फ्रक्टोज। एक आगे शब्द आता है एक अपचाई शर्करा। अपन ने पहले परिभाषा लिखनी चाहिए थी पर नहीं लिखी, अभी बता रहा हूं। एक होती है अनअपचाई शर्करा। अपचाई का मतलब होता है अपचयन कर देता है। सुनना परिभाषा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसी शर्करा जो टोलन व फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन कर देती है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलन व फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन कर देते हैं उन्हें अपचाई शर्करा कहते हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये टोलन अभिकर्मक का अपचयन कर देते हैं क्योंकि इनमें एल्डिहाइड और कीटोन होता है। सही बात है। उधर देखिए अनअपचाई शर्करा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलन और फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन नहीं कर सकते हैं उन्हें अनअपचाई शर्करा कहते हैं। और इसका सिंपल उदाहरण है, कौन है भैया, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। और सुक्रोज बड़ा किससे होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो अपचाई शर्करा है, जबकि सुक्रोज कौन सी शर्करा है, अनअपचाई शर्करा। क्वेश्चन बढ़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपचाई शर्करा होती है जबकि सुक्रोज अनअपचाई शर्करा होती है। क्यों, देखो कारण देखना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो होता है एल्डिहाइड और कीटोन स्वतंत्र, और स्वतंत्र होने के कारण वो क्रिया कर लेता है, जबकि इसमें स्वतंत्र नहीं होता और इसलिए वो क्रिया नहीं कर सकता। अभी अपन क्वेश्चन लिख लेंगे, तो पहले आप ये लिखो फिर लिखना। पहले ये लिख लो, लिखे लिखना। इसमें एक पॉइंट डाल के लिखना, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज अपचाई शर्करा होते हैं। ग्लूकोज व फ्रक्टोज अपचाई शर्करा होते हैं। ग्लूकोज व फ्रक्टोज अपचाई शर्करा होते हैं, जबकि सुक्रोज अनअपचाई शर्करा होते हैं। सुक्रोज अनअपचाई शर्करा, अनअपचाई शर्करा होते हैं क्योंकि अनअपचाई शर्करा होते हैं क्योंकि, अब पहला पॉइंट डालना, क्योंकि मैं पहला पॉइंट डालता जाएगा, पहले दूसरे 4 पॉइंट है लिखना। पहला पॉइंट यह है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ यह का मतलब कौन है भैया, सुक्रोज। क्योंकि लिखा ना, क्योंकि लास्ट में उसके साथ में लिखना सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। यह हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ
ऑक्सिम नहीं बढ़ाता है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिम नहीं बढ़ाता है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिम नहीं बढ़ाता। दूसरा पॉइंट लिखना, यह फेनिल हाइड्रेजिन के साथ ओसाजोन नहीं बढ़ाता है। फेनिल हाइड्रेजिन के साथ ओसाजोन नहीं बनाता है। तीसरा पॉइंट लिखना, यह फेलिंग तथा टोलन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता है। अपचयन नहीं करता। लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे लिखना, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सुक्रोज में ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह, सुक्रोज में ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह व फ्रक्टोज का कीटो समूह स्वतंत्र नहीं होता है तथा यह दोनों समूह कौन कौन से दोनों समूह, एल्डिहाइड और कीटोन, तथा यह दोनों समूह आपस में जुड़कर ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं। एक बंध लिखा था पहले अपन ने, आपस में जुड़कर ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं भैया, ग्लाइकोसिडिक। अब देखो ग्लाइकोसिडिक बंध कैसे बनेगा वो देखना। कौन सा बंध बनता है, ग्लाइकोसिडिक। अपन बात कर रहे थे सुक्रोज, और सुक्रोज में अपन ने लास्ट में लिखा था कि सर ये C1 और C2 ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं। अपन ने कहा था ग्लूकोज का जो C1 है वो फ्रक्टोज के C2 के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध बनाता है, और जो सुक्रोज बना होता है, जब अपन ने सुक्रोज का जल अपघटन किया था सुक्रेज एंजाइम के द्वारा, तो मुझे प्राप्त हुआ था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और साथ में प्राप्त हुआ था बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ये दोनों अपने को प्राप्त हुए थे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब देखो, मेरे को अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना भी आनी चाहिए और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज की संरचना भी आनी चाहिए। अब देखो, अब मैं हार्वर्ड संरचना बना रहा हूं सुक्रोज की, कैसे बनेगी वो समझ लो। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना इस प्रकार होती है। ग्लूकोज आते ही मुझे पता है 6 मेंबर रिंग होगी, ठीक है।
अब अल्फा है, मतलब OH राइट साइड में होता है, 90 डिग्री पे घुमाऊंगा नीचे आ जाएगा HOH, ठीक है, HOH, OH, H, HOH, H और CH2OH। ये है सर अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज बनाना है, और फ्रक्टोज आते ही मेरे दिमाग में आ गया कि सर 5 सदस्यीय वलय पाई जाती है। कितने सदस्यीय वलय? 5, जिसमें ये कार्बन दूसरा कार्बन होता है और ये कार्बन 5वां, ठीक है। अब अपने को पता है इस वाले पे बीटा है ये, और बीटा है तो आपको खुद को ही पता है कि सर बीटा में लेफ्ट साइड होता है, 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ऊपर रहेगा, यही होगा ना, सही है क्या? बीटा, और बीटा में OH कौन से साइड में होता है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में घुमाऊंगा, ठीक है। इस तरह से तो संरचना होती है OH और CH2OH, ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, यही होता है। अब देखो 90 डिग्री पे घुमाओगे तो CH2OH कहाँ आ जाएगा? नीचे, OH तो ऊपर, CH2OH नीचे। तीसरे कार्बन पे अपने को पता है कि OH जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है तो OH, H, H, OH और H, CH2OH, यही संरचना बढ़ेगी। अब देखो उसने कहा था कि सर C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। मैंने ग्लूकोज से पूछा आपका C1 कौन सा, इन्होंने कहा ये वाला C1 है सब, और फ्रक्टोज से पूछा आपका C2, तो ये वाला C2 है। एक मिनट रुक, ये ग्लूकोज है, ये C1 हो गया, और ये क्या हो गया? C2। दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा, और ग्लाइकोसिडिक बंध में क्या होता है कि H2O निकलता है, यहां से H और यहां से आप OH ले लोगे, यहां से H और यहां से OH। अब देखो दोनों तरफ OH है और दोनों तरफ OH है, तो यहां से चाहे आप यहां से H लो और यहां से OH लो, एक ही बात रहेगी। आप कहीं से भी एक तरफ H और एक तरफ से OH लेना है, -H2O, ठीक है। अब वापस वो की वही संरचना बनेगी, 5 सदस्य, यहां से यहां बच जाएगा H, यहां नीचे क्या बच जाएगा भैया? CH2OH। अब देखो कौन बचा हुआ है भैया? ऑक्सीजन। दूसरे बॉन्ड जैसे थे, यहां H, OH, OH, H, H, OH, H और CH2OH। यहां पे बच जाएगा OH, H, H, OH, H और CH2OH। ये जो बंध बना हुआ है, ये जो बंध बना हुआ है, ये मैं कहूंगा सर C1, C2। अब देखो एक मिनट, इसका कौन सा कार्बन है? C1, या कौन सा है? C2। C1, C2 ग्लाइकोसिडिक बंध, C1, C2 ग्लाइकोसिडिक बंध, कौन सा बंध है भैया? C1, C2 ग्लाइकोसिडिक बंध। एक मिनट था कि भी, हाँ एक मिनट देखो, सुक्रोज में ग्लूकोज का तो C1 है और फ्रक्टोज का क्या है? C2।
ग्लूकोज के C1 तथा फ्रक्टोज के C2 के साथ में कौन सा बंध बनता है? ग्लाइकोसिड। ठीक है, अपन ने ये भी लिख दिया कि सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है, इसके बारे में लिख दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना इसी के नीचे, और क्वेश्चन लिखना सुक्रोज को अपव्रत शर्करा या इनवर्ट शुगर कहा जाता है, क्यों? सुक्रोज को अपवर्त शर्करा या इनवर्ट शुगर कहा जाता है, क्यों? सुनना, अपन ने एक एंजाइम लिखा था जब सुक्रोज का अपघटन किया था, इनवर्टेज। क्या लिखा था? इनवर्टेज। इनवर्टेज शब्द यहीं से आया है, इनवर्ट से। सुक्रोज जो होता है वो दक्षिण ध्रुवण गुणक, और दक्षिण ध्रुवण गुणक का मतलब होता है कि प्लस डी, कैपिटल डी, अर्थात क्लॉकवाइज घुमाता समतल ध्रुवित। जल अपघटन कर दिया जाए और जल अपघटन के पश्चात जो इसका मिश्रण होता है, वो मिश्रण क्या करता है? वाम ध्रुवण गुणक हो जाता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश को कौन से क्लॉकवाइज घुमा लेता है? एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात ये ध्रुवण गुणक चेंज हो जाता, और चेंज हो जाता, इसीलिए सुक्रोज को क्या कहा जाता है? इनवर्ट शुगर। तो सुनना, सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, परंतु जल अपघटन के पश्चात इसका मिश्रण वाम ध्रुवण गुणक होता है, इसलिए सुक्रोज को अपव्रत शर्करा या इनवर्ट शुगर कहा जाता है। तो लिखना, सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण गुणक, क्वेश्चन लिखना कैपिटल डी, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, परंतु जल अपघटन के पश्चात, जल अपघटन के पश्चात इसका मिश्रण, जल अपघटन के पश्चात इसका मिश्रण वाम ध्रुवण गुणक कैपिटल एल हो जाता है। इस कारण सुक्रोज को अपव्रत शर्करा या इनवर्ट शुगर कहते हैं। अपव्रत शर्करा या इनवर्ट शुगर कहते हैं। ठीक है, इधर देखना, नेक्स्ट हेडिंग है माल्टोज। पहली बात है कि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, और आपको पता है डाइसैकेराइड जिसके जल अपघटन से कितने मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे? 2। इसका जो अणुसूत्र होता है, वो अणुसूत्र जो होता है वो होता है C12H22O11, C12H22O11। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसकी संरचना की बात करते हैं कि संरचना क्या होती है। माल्टोज जो होता है वो C12H22O11 होता है, जल अपघटन किया जाता है इसका,
अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है और जल अपघटन H+ या तनु अम्ल की उपस्थिति में। यहाँ पर एक एंजाइम होता है, देखो नाम है माल्टोज, तो एंजाइम होगा माल्टेज। क्या होगा? माल्टेज। वहां सुक्रोज था तो क्या था? सुक्रेज या इन्वर्टेज, सुक्रेज या इन्वर्टेज। ठीक है, अब ये दो भागों में टूटता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों इकाइयां जो होती है वो ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज भी कौन सी? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। जैसे सुक्रोज को दो भागों में तोड़ा था तो शुक्र है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, जिसमें ग्लूकोज अल्फा डी था जबकि फ्रक्टोज बीटा डी था। और यहाँ पर माल्टोज दो भागों में टूटता है और दोनों ही अणु ग्लूकोज के देता है। याद ऐसे रखना कि अपन मालामाल हो गए, और किससे मालामाल हो गए? ग्लूकोज से। किससे मालामाल हो गए? ग्लूकोज। नेक्स्ट आती है कि माल्टोज एक अपचायी शर्करा है। माल्टोज एक अपचायी शर्करा है, और अपचायी शर्करा है क्योंकि तीन बातें हैं कि माल्टोज एक अपचायी शर्करा है, क्योंकि पहली ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ NH2OH के साथ ऑक्सीम बनाता है, पहला यही लिखते हैं अपन। दूसरा फेनिल हाइड्रेजीन के साथ ओसाजोन बढ़ाता है, फेनिल हाइड्रेजीन के साथ ओसाजोन बढ़ाता है। और तीसरा आता है पॉइंट कि ये टोलन और फेलिंग अभिकर्मक का क्या करता है? अपचय, और इसीलिए ये अपचायक शर्करा है। कौन सी शर्करा है? अपचायक शर्करा। नेक्स्ट बात आती है कि सर इसमें ग्लाइकोसिडिक बंध तो बनता ही है क्योंकि डाइसेकेराइड है, और डाइसेकेराइड कितने मोनोसेकेराइड दे रहा है? दो। एक मोनोसेकेराइड ये है और दूसरा मोनोसेकेराइड ये है। और अपने को ये भी बताया गया है कि मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी होती है, और कौन से बंध द्वारा जुड़ी होती है? ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन से बंध द्वारा? ग्लाइको। ठीक है, तो इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बंध होता है वो प्रथम मोनोसेकेराइड इकाई का तो C1 होता है, और सेकंड जो मोनोसेकेराइड इकाई का C4, अर्थात इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। कौन सा ग्लाइकोसिडिक है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। समझ में आ गई? तो लिखो सबसे पहले यहां तक, फिर मैं लिखा रहा हूं। लिखो जल्दी से यहां तक। माल्टोज वाला ही करना है, मैं लिखा रहा हूं। ये लिखने के बाद ये लिखना माल्टोज एक अपचायी शर्करा है क्योंकि पहला पॉइंट लिखना, माल्टोज एक अपचायी शर्करा है क्योंकि
यह हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्जिम बनाता है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्जिम बनाता है। दूसरा पॉइंट लिखना, यह फेनिल हाइड्रेजिन के साथ ओसाजोन बनाता है। फेनिल हाइड्रेजिन के साथ ओसाजोन बनाता है। तीसरा पॉइंट लिखना, यह टोलन व फैलिंग अभिकर्मक का अपचयन करता है। टोलन व फैलिंग अभिकर्मक का अपचयन करता है, इसलिए अपचायक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो प्रथम ग्लूकोज का C1 सेकंड ग्लूकोज के प्रथम ग्लूकोज का C1 सेकंड या द्वितीय ग्लूकोज के द्वितीय ग्लूकोज के C4 के साथ जुड़कर ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण करते हैं। अब देखो, अपन दो संरचनाएं बना रहे हैं। ये भी है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और ये भी है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। हाँ, अल्फा है मतलब OH कौन से साइड में होगा भैया? राइट साइड। OH, ठीक है, OH OH और H और CH2OH, यही होगा। यहाँ पर भी OH और CH2OH और H। अपने को कहा गया है कि सर C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध है। ये वाला कार्बन इसका पहला है और ये वाला जो कार्बन है इसका कौन सा कार्बन है? चौथा। C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा। यहां से मैंने H और यहां से क्या ले लिया? OH ले। अब देखो, मैं यहां से H2O निकल गया। अब मैं पूरी संरचना नहीं बना रहा हूं, सीधा ग्लाइकोसिडिक बंध ही बना रहा हूं। अब देखो कैसे ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा। अब देखो, यहां ऊपर दोनों तरफ HH बच जाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहां पर कई तरीके हैं, कई जगह इसको ऐसे भी बनाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। जो है ये वाला तो सही है, पर कई जगह इसको ऐसे बनाया जाता है जो कि गलत है। क्यों गलत है? उसका कारण है कि देखो, यहां पर जब भी कोने और किनारे पे क्या होता है? कार्बन। ये कार्बन है, और जबकि इसमें कार्बन नहीं हो।
तो आप चाहे ऐसे करके बना सकते हैं, या एक मेथड ऐसा भी है कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। समझ में आ गई? पर आपको वहां पर कोना नहीं बढ़ाना, क्योंकि कोना आते ही क्या आ जाता है, कार्बन, कार्बन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये रेड से बना हुआ है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, दूसरे जैसे थे आ जाएंगे, आप बना लेंगे। बढ़ो जल्दी से। हाँ, तीसरा क्या है भैया, लैक्टोज। सुनना, लैक्टोज की बात करें कि लैक्टोज पहला पॉइंट आता है कि सर ये भी क्या है भैया, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड है तो इसका जो अणुसूत्र होता है वही होता है C12H22O11। तीसरा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ग्लूकोज को जो है अपन ने ग्रेप्स शुगर कहा था, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, उसी तरह से लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। इसे मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा कहते हैं। और क्योंकि यह सभी स्तनधारियों के दुग्ध में पाया जाता है, क्योंकि यह सभी स्तनधारियों की दुग्ध में पाया जाता है, स्तनधारियों की दुग्ध में पाया जाता है लैक्टोज। नेक्स्ट बात आती है कि सर संरचना की बात कर ले। संरचना आपको पता है अणुसूत्र C12H22O11 लैक्टोज। इसका जल अपघटन करवाऊंगा, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होंगी, H2O, H+ या तनु अम्ल या कोई सा भी। ठीक है, एंजाइम कौन सा होगा भैया, लैक्टेज। कौन सा है भैया, लैक्टेज। सुक्रोज में सुक्रेज, माल्टोज में माल्टेज और लैक्टोज में लैक्टेज। 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होगी। ठीक है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, अब देखो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां कौन कौन सी है वो समझना। एक तो होती है ग्लूकोज और एक होती है गैलेक्टोज। क्या होती है, गैलेक्टोज। एक तो ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, ऐसे ध्यान रखना। देखो लैक्टोज तो गैलेक्टोज, एक तो ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। ये होती है बीटा डी प्लस ग्लूकोज और ये भी होती है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। अब सर अपन ने तो गैलेक्टोज की संरचना ही नहीं देखी है, तो क्या आपने ग्लूकोज की संरचना बनाई हुई है। ग्लूकोज की संरचना ये होती है, दूसरे कार्बन पे OH कौन से साइड में आता, राइट, तीसरे पे लेफ्ट, राइट राइट, यही संरचना होती है। अब चौथे कार्बन पे क्या करना है, H और OH को बदल देना है। चौथा कार्बन 1 2 3 और 4, OH तो इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। ये संरचना क्या हो गई भैया, गैलेक्टोज। ग्लूकोज के C4 कार्बन पर H और OH का आपस में परिवर्तन किया जाए या इंटरचेंज किया जाए तो बनने वाली संरचना किसकी है भैया, गैलेक्टोज। अभी अपन हार्वर्ड संरचना में भी बना लेंगे चौथे कार्बन पे। अब देखो नेक्स्ट बात आती है कि लैक्टोज एक अपचायी शर्करा है। लैक्टोज कौन सी शर्करा है, अपचायी शर्करा। और अपचायी शर्करा क्यों है, 3 पॉइंट आपको पता ही है। पहला पॉइंट है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में क्या बनाता है, ऑक्सिन। दूसरा पॉइंट आता है कि फेनिल हाइड्रेजीन के साथ
जो है वो बनाता है ओसाजोन। और तीसरा है कि किस किस को अपचयित करता है भैया, टोलन व फैलिन। टोलन व फैलिन। यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है वो C1C4 होता है। पहले मैं गैलेक्टोज बनाऊंगा, गैलेक्टोज का तो C1 और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है भैया, C4 के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। पहले आप यहां तक उतार लो, फिर मैं ये लिखवा देता हूं, जल्दी उतारना। हाँ, तेरे को आवे तो लिख ले। पुराना रिपीट ही करना है। तीनों पॉइंट वहां से उतार लो पुराने, है ना। हाँ, एक मिनट, ये तीनों पॉइंट देखो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिम, फेनिल हाइड्रेजिन के साथ ओसाजोन बनाता है और टोलन और फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन करता है। ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये पॉइंट लिखना, लिखो। लैक्टोज में नोट पॉइंट लगा के लिखना, जगह छोड़ देर लिख ले। लैक्टोज में गैलेक्टोज का C1, गैलेक्टोज का C1 ग्लूकोज के C4 के साथ जुड़कर C4 के साथ जुड़कर ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण करते, ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण करते। सही है। अब देखो, आपको पता है लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मैंने गैलेक्टोज पहले बनाया, ग्लूकोज बाद। अब देखो, पहले मैं दोनों ही ग्लूकोज की बना लेता हूं, मुझे पता है चौथे कार्बन पे चेंज होगा। अब देखो, बीटा है कि अल्फा है भैया, बीटा। और बीटा में जो OH होता है वो कौन से साइड में आता है, लेफ्ट साइड में आता है। तो 90 डिग्री पे घुमाएंगे OH H। सही है। H OH OH H H OH H और CH2OH। ऐसी कैसी यहां भी बना रहा हूं, OH H H OH OH H H और OH H और CH2OH। अब देखो, गैलेक्टोज है और गैलेक्टोज में कौन से कार्बन पे चेंज होता है भैया, चौथे। OH ऊपर आ जाएगा और H कहां आ जाएगा, नीचे। अब देखो, इसका तो C1, ये C1 है सब, और इसका क्या है, C4। C1 व C4 के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण हो रहा है। और तो यहां से H और यहां से क्या चला जाएगा, OH। क्या निकल जाएगा भैया, H2। सही है। अब संरचना बन रही है।
अब देखो यहां H और यहां पर भी H, ठीक है। अब देखो इसका जो मुख्य तरीका है, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं क्या? क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि क्या आ रहा है, कौन आ रहा है। अब देखो ये बंध बनेगा और इसको कहते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध। या अब दोनों इकाइयां कौन सी है भैया? बीटा, तो कई जगह इसको बीटा C1C4 ग्लाइकोसिडिक या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध है। समझ में आ गया? ये अपने हार्वर्ड संरचना डाइसैकेराइड खत्म, ठीक है। कल अपन क्या पढ़ेंगे? पॉलीसैकेराइड।